नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार के हम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं, सिर्फ टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है। लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ ही मौजूद हैं अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोकल न्यूज़ से। इस वक्त लोकल न्यूज़ की बात करें तो इस वक्त रेवंत रेड्डी की सरकार काफ़ी चर्चाओं में है। जैसा कि जिस तरह से वो काम कर रही है, जिस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है, जैसा कि विपक्षी पार्टियां हैं उन पर हमलावर रहती हैं, चाहे वो 6 गारंटियों को लेकर हो, चाहे जो हाइड्रा है उसको लेकर हो, चाहे वो जिस तरह के जो कांग्रेस के नेता हैं उनके बयान हो, उनको लेकर हमेशा राज्य सरकार जो है अपने चर्चाओं में रहती है और विवादों में रहती है। जैसा कि कुछ टाइम पहले ही जो कांग्रेस की नेता हैं कोंडा सुरेखा, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया था, जिस तरह से एक विवादित बयान दिया था, उसको हम विवादित बयान ही कह सकते हैं। जैसा कि उन्होंने जो विपक्षी पार्टी है बीआरएस, उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं केटी रामाराव, उन पर जिस तरह का इल्ज़ाम लगाया था, और जो अभिनेत्री हैं सामंथा प्रभुरुत और उनके जो पूर्व पति हैं नागा चैतन्य, उनको लेकर जिस तरह की बातें कही थी, उसके बाद काफ़ी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हमलावर हो गई थी। जो टॉलीवुड के जो अभिनेता थे, अभिनेत्रियां थी, वो उन पर हमलावर हो गई थी कि एक मर्यादित पद पर रहते हुए एक मंत्री इस तरह के कैसे बयान दे सकती हैं। उसी को लेकर हर दिन कांग्रेस पार्टी अपने जो नेता उनके जो बयान देते हैं उससे घिरी रहती, विवादों से घिरे रहती। इसका कहीं ना कहीं असर उनकी पार्टी पर भी पड़ता है। इसी को देखते हुए उनके जो मंत्री हैं, जो कोंडा सुरेखा, जो कांग्रेस के मंत्री हैं, उन्होंने ही आपस में बगावत शुरू कर दी है। उन्होंने कोंडा सुरेखा को लेकर जो है जो आला कमान है उससे शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कोंडा सुरेखा काम करती हैं वो और उससे हमें कहीं ना कहीं हमें उससे नुकसान पहुंच रहा है और हमारी पार्टी को उससे नुकसान पहुंच रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त कांग्रेस में यहाँ पे जो है गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं कोंडा सुरेखा जो हैं वो एक क्या बोलते हैं हर एक के निशाने पर हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, बीआरएस हो, बीजेपी हो, या फिर कांग्रेस में ही कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो उनके बयानों की वजह से ये कह रहे हैं कि पार्टी की छवि ख़राब हो रही है उनके बयानों से, उन पे कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि जब उन्होंने बयान दिया था उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी थी, लेकिन उसमें उन्होंने केटीआर के बारे में जो कहा था उस पर वो कायम रही थी। इस बीच फिर जो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, टीपीसीसी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मतलब ये बोला था कि आप जो है मतलब जो इस तरह के बयान दे जा रहे हैं उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। अब उनके मतलब इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन फिर अगर ये चीज़ें दोबारा उठ रही हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो मतलब यहाँ के जो सीनियर्स लीडर हैं उनको इस बात पे एक वो बनानी चाहिए कमेटी, और एक इस पे कहीं ना कहीं कोई फैसला लेना चाहिए, वरना आगे चल के ये बहुत ही क्या बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाएगी कांग्रेस के लिए कि वो किस तरह से चीज़ को हैंडल करेगी। जिस तरह से अभी जो ये आपने बोला कि इसमें बोला गया है कि वारंगल में पार्टी की छवि ख़राब हो रही है, वहीं रेवरी जो वो हैं क्या बोलते हैं रेवरी प्रकाश रेड्डी, उन्होंने ये बोला है कि भाई इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए कांग्रेस का हाईकमान जो इसको कुछ करना चाहिए। वहीं अभी दशहरा पे जो फ्लैग वगैरह लगाए गए थे उसमें सब ने अपने अपने नेताओं के फ्लैग लगाए थे, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं वहाँ पे कहासुनी हुई थी। इसको लेकर के भी ये बोला गया है कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके इन चीज़ों पे, आप जब पार्टी के अंदरूनी चीज़ों में ये चल रहा है, पार्टी के अंदर खाने ये चल रहा है, तो ये पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं नुकसानदेह साबित होगा। और जिस तरह से अभी हरियाणा में देखा गया है, हरियाणा में पार्टी के भीतर जो चीज़ें चल रही थी उसकी वजह से ये बोला जा रहा है कि पार्टी वहाँ पे हारी है। तो अब कांग्रेस पार्टी को यहाँ भी चाहिए कि यहाँ पे जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, कोंडा सुरेखा ने जो भी बयान दिए हैं उनको लेकर के पार्टी को एक कमेटी बनानी चाहिए और इसको इंटरनल ही इसको सॉल्व करना चाहिए, ना कि कोई बाहर वाला आकर के इसको सॉल्व करे। और बाहर में जितना ये मीडिया के सामने फैलेंगी चीज़ें, जितना ये और इसमें क्या बोलते हैं आग लगेगी, उतना ही कांग्रेस पार्टी के लिए और तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए ये कहीं ना कहीं एक जो है नुकसानदेह साबित होगा। क्योंकि इस वक्त आप यहाँ पे गवर्नमेंट में हैं
और आप क्या बोलते हैं, रेवंत रेड्डी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, टीपीसीसी अध्यक्ष जो हैं वो मतलब उनको भी चाहिए कि इन चीज़ों पे यहाँ पे जो है वो एक क्या बोलते हैं कमेटी बनाएं और उस पर बात की जाए ताकि ये चीज़ें जल्द से जल्द ख़त्म हों। अगर ये चीज़ें इसी तरह चलती रहीं तो आगे चल के कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके इस बयान के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मतलब यहाँ पे जो मतलब वो हैं अपोजिशन पार्टीज़, वो पूरी जो हैं वो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ हैं। और यहाँ का जो यहाँ के जो फिल्म अभिनेता हैं जितने भी हैं वो सारे इनके खिलाफ हैं कि इन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, पॉलिटिक्स में आप जो है हम लोगों को मत घसीटिए। इस तरह की चीज़ें बहुत सामने आई हैं। इसके बाद ही फिर उन्होंने माफ़ी मांगी थी, लेकिन उसके बाद भी डिफॉर्मेशन केस किया गया इन पे जी। अब उसके बाद क्या नतीजे आएंगे वो देखना होगा, और उसके बाद क्या मतलब जो अदालत है वो क्या इस पे वो देगी फैसला, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल उनको जो है एक मतलब कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको इस पे काम करना चाहिए और इस पे एक कमेटी बना करके उस पे एक क्या बोलते हैं उनका माफ़ीनामा हो, या मतलब जिस तरह से भी उसको सॉल्व करना है जल्द से जल्द उसको सॉल्व किया जाना चाहिए जी। तो हालांकि जैसा कि जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस के प्रमुख हैं, उन्होंने भी कहा था कोंडा सुरेखा से कि इस तरह की जो टिप्पणी रहती हैं उनको करने से बचे। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस में भीतर घात चल रहा है तेलंगाना में, उस तरह अगर देखा जाए जिस तरह से कोंडा सुरेखा ने जो बयान दिए थे बीते दिनों, उन पर जो बहुत ज़्यादा उत्पात मचा था, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने उनको जमकर घेरा था, तो इसी से अगर अंदाज़ा लगाया जाए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अधर में लटकी हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से उनके नेता बयान दे रहे हैं, जिस तरह से उनके नेता उन पर ही हमलावर हो रहे हैं। हालांकि जो वहां पर जो 6 नेता हैं, जो उनके वारंगल क्षेत्र के जो 6 नेता हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हम आला कमान से शिकायत करेंगे कि आप हमारे मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में भीतरघात चल रहा है, उनकी पार्टी में आपसी लड़ाई चल रही, जिसका खामियाजा अगर देखा जाए, जिस तरह से आपने बोला कि हरियाणा में भी देखने को मिला, और भी कई राज्य हैं जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें भी देखने को मिल सकता है। अगर पार्टी चाहे तो इसको सही कर सकती है, इसको अंदर ही अंदर निपटा सकती है, और अगर वो अपनी पार्टी का फ़ायदा चाहती है तो उनको इस तरीके से करना चाहिए। वरना आने वाले दिनों में जिस तरह से यहाँ पर चल रहा है और राज्यों में चल रहा है, तो उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसी के साथ बात करते हैं, आज जो है हरियाणा में जिस तरह से भाजपा की जीत हुई है, तो उसी के मद्देनज़र आज नायब सिंह सैनी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और कल ही एक मीटिंग हुई थी, विधायक दल की मीटिंग हुई थी, जिसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया था। सारे नेताओं ने अपनी सर्वसम्मति जाहिर की थी। हालांकि जो अनिल विज हैं और दूसरे जो नेता थे राव, उनकी बात सामने आ रही थी कि वो भी अपने दावेदारी पेश कर सकते हैं। हालांकि कल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अगर इन अनिल विज की बात करें तो अनिल विज ने कहा था कि अगर पार्टी मुझे चौकीदार भी बनाती है तो वो काम जो है खुशी खुशी करूंगा। और वहीं पर जो राव की बात करें, वो कहा जा रहा है कि वो कल लेट पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें भी भाजपा में भी भीतरघात देखने को मिल रहा है। लेकिन नायब सिंह सैनी की बात करें तो वो दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और कुछ ही देर में वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, और कहा जा रहा है कि इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अभी जो वहाँ से खबरें आ रही हैं कि नायब सिंह सैनी जल्द ही पंचकुला में अपने जो है सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, वहीं उनके साथ जो है कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। जो एक मतलब टेंटेटिव लिस्ट जो आई है उसमें है अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, कृष्ण बेदी, डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, डॉक्टर अरविंद शर्मा, और क्या बोलते हैं राजेश नागर, और गौरव गौतम, विपुल गोयल, आरती राव, रवनीत सिंह, रणवीर सिंह गंगवा, श्रुति चौधरी और महिपाल डांडा ये मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और इनको कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे ये देखा जाएगा। वहीं जिस तरह से आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में, उसी तरह वहाँ पे 50,000 लोग और भी शिरकत करेंगे पंचकुला में। और जितने भी बीजेपी शासित जो हैं क्या बोलते हैं राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, उसके मुख्यमंत्रियों के भी आने की संभावना है। और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि वहाँ पे जो है काफ़ी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई पंचकुला में। जिस तरह से कल आपने जैसे बोला कि अनिल विज ने वो किया था ऐलान कि हमें अगर पार्टी चौकीदार भी बनाएगी तो भी हम मतलब पार्टी के साथ रहेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो अनिल विज ही थे पहले जिन्होंने बोला था कि हम सबसे सीनियर लीडर हैं तो हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हम मतलब उस क्या बोलते हैं उस पॉइंट पे हैं कि हम मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब कल जब अमित शाह वहाँ गए,
उन्होंने लोगों से बात की तो सबसे पहले अनिल विज ने ही उनका नाम सजेस्ट किया कि नहीं, नायब सिंह सैनी को ही वहाँ यहाँ का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो इससे ये देखा जा सकता है कि बीजेपी में अगर ऐसी खटपट होती है तो बीजेपी उसको किस तरह से मतलब क्या बोलते सही करती है। इस तरह से कांग्रेस में भी एक होना चाहिए कि भाई आप अगर ये चीज़ें सारी कर रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है, हम रिजल्ट आने के बाद ये चीज़ सोचेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अभी जिस तरह से महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी का कहना है कि हम सीटें ज़्यादा लेंगे क्योंकि हम यहाँ की लोकल पार्टी हैं और हमारा ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। इसको लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी में भी एक मसला चल रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि शरद पवार कह चुके हैं कि पहले हम जब जीत जाएंगे उसके बाद हम मुख्यमंत्री के क्या बोलते हैं फेस के लिए बात करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले मुख्यमंत्री का चेहरा वो करें। फिर बोला गया कि महायुति में जब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा उसके बाद हम करेंगे घोषित। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मतलब क्या बोलते हैं नुकसानदेह साबित होती हैं आपके लिए। इसी वहीं जब ये आज लेंगे शपथ तो कहीं ना कहीं हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस सत्ता सॉरी ये जो है क्या बोलते हैं भाजपा जो है वो सत्ता में आ रही है। और सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं वो उस वक्त जब अभी ये इनका दूसरा टर्म चल रहा था बीजेपी का, वहाँ पे मनोहर लाल खट्टर सीएम थे। मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटा करके नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। जब मनोहर लाल खट्टर सीएम थे उस वक्त अनिल विज वहाँ के गृह मंत्री थे जी। उसके बाद फिर एक हो रही थी मीटिंग जिसमें अनिल विज बार बार बोल रहे थे, उसमें अमित शाह ने उनको 3 बार चुप करवाया था। उसके बाद ही वहाँ पे मंत्रिमंडल पूरा चेंज करवाया गया था। तो इससे ये भी एक चीज़ नज़र आती है कि बीजेपी जो क्या बोलते हैं हाईकमान है वो कहीं ना कहीं अनिल विज से खुश नहीं है। अगर अनिल विज से खुश होती तो उस वक्त ही अनिल विज को क्या बोलते हैं मंत्री पद दे सकते थे। लेकिन दूसरी जब जो वो हुआ क्या बोलते हैं विस्तार, उसमें मंत्री पद उनको नहीं दिया गया था। अब फिर जब आपके 10 जो थे क्या बोलते हैं मंत्री वो इलेक्शन लड़े थे उसमें से 8 हार गए थे, तो आपको ले दे के कहीं ना कहीं अपने पुराने लोगों पे ही क्या बोलते हैं वो करना है। और उसके बाद फिर जो है जब आप वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे उसके बाद आप क्या क्या फैसले लेंगे ये बहुत अहम होगा, क्योंकि किसान भी आपसे परेशान हैं, वहाँ का युवा भी आपसे परेशान है, वहाँ के पहलवान भी आपसे परेशान हैं। तो जब ये जीत गए हैं तो जीतने के बाद की जो इनकी वो होगी पूरी रणनीति, इस पर काफ़ी ज़्यादा गौर करना होगा जी। तो वहीं बात करते हैं जैसा कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर पूरी जो राजनीतिक पार्टियां अपने जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में लगी हुई हैं। तो वहीं पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने आज ऐलान किया है कि वो दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी और उन्होंने कहा है कि जहां पर हमारा संगठन मजबूत ना हो वहां पर हम नहीं जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वो हम अपना पूरा फोकस दिल्ली विधानसभा चुनाव पर करना चाहते हैं, ना कि यहाँ वहाँ जाकर हम अपना जो है टाइम वेस्ट करेंगे या अपने जो उनका जो संगठन है उसको जो है कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। हम अपना पूरा फोकस जो है दिल्ली पर करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से पहले बात सामने आ रही थी कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपना संगठन मजबूत करने के लिए झारखंड में भी चुनाव लड़ सकती है और महाराष्ट्र में भी, लेकिन फिर ये कहा गया है कि हम इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पे हम इंडिया अलायंस को पूरा सपोर्ट करेंगे जो हमारा अलायंस है, और हम वहाँ पे खुद से कुछ ऐसा नहीं करेंगे। हमारा सारा फोकस जो है वो दिल्ली पे है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर दिल्ली में भी इलेक्शन होना है। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम रहे हैं, आम आदमी पार्टी शुरुआत में दिल्ली में ही थी, उसके बाद फिर वो पंजाब गए, और वहीं अगर देखा जाए तो हरियाणा में उनको बहुत बुरी तरह से लोगों ने नकारा है। तो इसका भी कहीं ना कहीं एक डर होगा उनके जहन में कि कहीं ना कहीं वहाँ भी हमें अगर नकार दिया गया। और फिर ये भी बात कही गई है कि हम जब ये जो बोला गया है कि हम जो है पूरा गठबंधन के साथ हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हम अगर अलग अलग चुनाव लड़ें तो मोदी को, नरेंद्र मोदी को इसका फ़ायदा हो, नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है या एनडीए है उसको इसका फ़ायदा हो। वहीं अगर देखा जाए तो जब वहाँ पे हो रहे थे इलेक्शन, ये गुजरात में भी गए थे, गुजरात में भी इनको ज़्यादा वो नहीं मिली थी सफलता, ठीक है। इसके बाद फिर ये पंजाब में भी इलेक्शन लड़े, पंजाब में इनकी पार्टी जीत गई। पंजाब में भी जीती थी, वो भी रीज़न था कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही कहीं ना कहीं गुटबाजियाँ चल रही थी, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हुआ था। उसके बाद कश्मीर में इनका एक एमएलए बना है। तो कल जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो संजय सिंह वहाँ गए हुए थे, उन्होंने भी जब विश किया था उमर अब्दुल्ला को तो एज ए मतलब क्या बोलते हैं इंडिया अलायंस के तहत उनको वो किया था कि आप इंडिया अलायंस के जो है वहाँ बनने जा रहे हैं सीएम।
इस वजह से मतलब हम आपके साथ हैं और हमारी जहाँ पे भी क्या बोलते ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो जिस तरह से ये हैं अरविंद केजरीवाल, इस तरह से ये कहीं ना कहीं अगर ये वहाँ पे लड़ेंगे चुनाव महाराष्ट्र में, अगर इनकी पार्टी किसी भी लीडर ने ये फैसला किया था, सोचा भी था कि अगर हम वहाँ पे इलेक्शन लड़ें तो इससे सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा कि भाई आप अगर उस अलायंस में नहीं हैं और आप वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वोट बटेगा और सारा फ़ायदा जो है वो होगा बीजेपी को या एनडीए अलायंस को, क्योंकि वहाँ पे शिवसेना वो है, शिवसेना है और क्या बोलते हैं एनसीपी अजीत पवार गुट है और बीजेपी है। वही अगर देखा जाए तो कल एक खबर और सामने आई थी जिसमें कहीं ना कहीं शिवसेना जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनकी जो शिवसेना है उसमें और बीजेपी में भी ये चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं कि वो चाह रहे हैं कि हम ही सीएम रहेंगे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आपको हमने एक बार क्या बोलते हैं वो सत्ता सौंप दी, हमने दरिया दिल्ली दिखा दी, लेकिन अब आपको भी चाहिए कि आप उतनी सीटों की हमसे फरमाइश ना करें, हमसे कम करें। तो ये देखा जाए सीटों को लेकर के महाविकास अघाड़ी हो या महायुति हो, दोनों में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही हैं कि कौन ज़्यादा सीटें लेगा। जी, तो जैसा कि यासिर आपने जम्मू कश्मीर की जो बात की, कल उमर अब्दुल्ला ने मंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने वो वहाँ पर सीएम बने हैं, तो वहीं पर जो इंजीनियर रशीद हैं उन्होंने वहाँ पर उनको उन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि वो उनकी सरकार बनाने में कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी का हाथ है। उन्होंने साथ ही कहा कि स्टेटहुड धारा 370 और 35A की बात करते हैं जो उमर अब्दुल्ला, तो उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 से क्यों भाग रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी ने 370 हटाई थी तो उससे 3 दिन पहले उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। बिल्कुल, जिस तरह से इंजीनियर रशीद बोलते हैं उनकी पार्टी ने क्या किया है वो अभी सबके सामने है जी। एनसी और क्या बोलते कांग्रेस के साथ जो इनका गठबंधन था उसके सामने सारी पार्टियां, हालांकि वहाँ पे पीडीपी को भी कम सीटें मिली लेकिन बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो पार्टी वहाँ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं एनसी को या बीजेपी को ही पसंद कर रहे हैं अगर देखा जाए अभी, क्योंकि कांग्रेस की भी वहाँ 6 सीटें आई हैं, कोई कांग्रेस ने बहुत बड़ा काम वहाँ नहीं किया है। कांग्रेस की 6 सीटें आई हैं, 42 सीटें जो हैं 42-43 सीटें एनसी की आई हैं, 42 सीटें आई हैं एनसी की, 42 सीटें आई, 3 पीडीपी की आई हैं और 26 या 29 सीटें आई हैं बीजेपी की जी। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि एनसी और बीजेपी के दरमियान वहाँ मुकाबला था बस। बिल्कुल, वहाँ पे पीडीपी नहीं थी, वहाँ कांग्रेस नहीं थी, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ नहीं थी जी। तो अगर वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी से मिल करके सारी चीज़ें हुई थी, तो अगर वो बीजेपी से मिल करके सारी चीज़ें कर रहे थे तो वहाँ के लोगों को भी पता ही होगा ना पहले उन्होंने क्यों पीडीपी को वोट नहीं दिया उस वक्त जी। बिल्कुल, पीडीपी के ही साथ सत्ता में आ करके जब पीडीपी ने बीजेपी से अलायंस किया था उसके बाद ही तो ये सारी चीज़ें हुई हैं जिसका खामियाजा आज तक भुगता जा रहा है। 10 साल के बाद चुनाव हुए आपके यहाँ और आप फिर भी ये कह रहे हैं कि हम जो हैं ये जो एनसी है ये सारे काम उनसे पूछ के करती है, उनसे जब बात हो जाती है उसके बाद ही ये होता है। जिस तरह उन्होंने बोला कि अभी जो है जो ये जीती है एनसी वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ही मिलजुल करके जीती। वहीं अगर बात करें कल की, तो कल जब उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली है उस दौरान काफ़ी लीडर्स गए हुए थे इंडिया अलायंस के, उसके बाद ही उन्होंने एक बहुत ही सख्त फैसला लिया है। उन्होंने फैसला ये लिया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अभी तक सिर्फ उपराज्यपाल का ही वो था, वही अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों को रद्द कर दिया है, उन पेपर्स को रद्द कर दिया है कि अब आप अध्यक्ष नहीं हैं, आप एक उपराज्यपाल हैं। हालांकि अभी देखा जाए तो सारी चीज़ों में ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। वहीं जिस तरह से कल जो है यहाँ हमारे यहाँ जो मीडिया में चल रहा था, नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया जो कहते हैं अपने आप को, कि उमर अब्दुल्ला के साथ भी वही हाल होगा जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। अरे भाई अभी उन्होंने तो शपथ ली है, अभी उनको थोड़ा काम करने दीजिए। कल उन्होंने शपथ लिया, आज उन्होंने ये काम कर दिया कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे जो है वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनकी जो अध्यक्षता थी वो हटा दी है, उनको आपने साइड कर दिया। तो धीरे धीरे करके वो ऐसे फैसले लेंगे और वो एजुकेटेड लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके मंत्रिमंडल में लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कोई मतलब ऐसे ही बैठे हों। वहीं एक खबर और आई है अभी क्या बोलते हैं महाराष्ट्र से, कि महाराष्ट्र में एक बहुत चर्चित चेहरा था समीर वारखेड़े जो जो वो थे अधिकारी, वो भी अब कहीं ना कहीं जो वहाँ का चुनाव होने वाला है उसमें वो शिवसेना गुट से
शिंदे गुट से जी शिवसेना शिंदे गुट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि वो अगर चुनाव में आ गए उसके बाद क्या होगा। लेकिन उससे पहले उनको करना ये है कि सबसे पहले अपना राज्य गृह मंत्रालय को वो लेटर देना है, वो अगर अप्रूव करते हैं उसके बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो उस पार्टी के साथ आ रहे हैं जो सत्ता के साथ है तो जल्द ही अप्रूव होने की उम्मीद है। जिस तरह से हमने हरियाणा में देखा कि जो जेलर था उसका जो वीआरएस था वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया गया था और वो फिर चुनाव जीत भी गया। वहीं बात आ रही है कि एकनाथ शिंदे गुट से ये मुंबई की धारावी सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। मुंबई की धारावी सीट से इलेक्शन लड़ेंगे और ये देखा जाए तो समीन वानखेड़े कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चर्चित चेहरा हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, चाहे वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का हो या फिर नवाब मलिक का हो या और काफ़ी केसेस में, और वहीं इन पे काफ़ी सारे इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं। अब देखना ये है कि जो वहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे वो इन चीज़ों को किस तरह भुनाना चाहते हैं, वो इन चीज़ों को किस तरह से कवर करेंगे। जी, तो जैसा कि भाजपा पार्टी जो है कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाती रहती है कि इनके पार्टी के भीतर ही भीतरघात चलता रहता है, पार्टी के नेता इनसे खुश नहीं हैं, तो वहीं पर अगर बात करें भाजपा की तो भाजपा में भी इसी तरह के जो है मसले सामने आते हैं कि वहाँ पर अभी तक उनकी सीटों का बंटवारा भी नहीं हो पाया है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें जैसा कि उपचुनाव होने वाले हैं यासिर, तो वहां पर यूपी में जो उपचुनाव होने वाले हैं 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं पर भाजपा ने 8 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, हालांकि एक सीट आरएलडी को देने की बात कही। वहीं पर संजय निषाद जो है उन्होंने भी कहा है कि मतलब उनकी भी एक कामना है, उनकी भी एक इच्छा है कि हमें भी कोई ना कोई सीट दी जाए। इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। हालांकि जो अनुप्रिया पटेल हैं उन्होंने इसको साफ करते हुए कहा कि जिसका जो हक होगा उसको वो मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने कल बात कही थी कि बीजेपी जो है एनडीए गठबंधन का जो धर्म है वो निभाएगी जी। कहीं ना कहीं आप देखें तो वो टीस एक रह जाती है कि भाई हम जो हैं कहीं ना कहीं हमको पीछे धकेला जा रहा है जी। वो बात अलग है कि उनको मंत्रालय मिल गया है, लेकिन उनकी पार्टी का अगर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा तो वो उनको कहीं ना कहीं इस बात का दर्द होगा कि भाई हमारी पार्टी को छोटा समझा जा रहा है। ये इल्ज़ाम हमेशा कांग्रेस पे लगते रहते हैं कि कांग्रेस जो है जहाँ भी जाती है वहाँ एक बड़े भाई वाला वो देखती है। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी के साथ भी यही है। जब बीजेपी को मतलब कोई ऐसी सिचुएशन में फंसती है तो वो उन चीज़ों को हटा देती है। अभी जिस तरह से देखा कि आंध्र प्रदेश में इलेक्शन हुआ, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने उनके साथ जो है क्या बोलते हैं अलायंस किया। उसके बाद कल ये खबर है कि चंद्रबाबू नायडू पे जो केस था ईडी का वो हटा दिया गया है। चंद्रबाबू नायडू का फ़ायदा हो गया, क्लीन चिट दे दी गई है। तो बीजेपी जब भी इल्ज़ाम लगाती है किसी पे कि आप भ्रष्टाचार करते हैं, आप करप्ट हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप परिवारवाद करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी उन्हीं लोगों को अपने में शामिल करती है जिसने भ्रष्टाचार किया है, जो परिवारवादी। अगर देखा जाए तो चिराग पासवान भी परिवारवादी जी, और बीजेपी में कई ऐसे लीडर्स हैं जो परिवारवाद से आते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें जेडीएस की कर्नाटका में, तो जेडीएस में भी परिवारवाद है। उसी तरह कई ऐसी पार्टियां जिसमें परिवारवाद है, लेकिन बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है बात करने का। और जिस तरह से छोटी पार्टियों की बात आती है, छोटी पार्टियां भी कहीं ना कहीं परिवारवाद से ही आती हैं। बिल्कुल। जिस तरह से हम बात करें संजय निषाद की, और वहीं अगर बात करें अनुप्रिया पटेल की, वहीं बात करें अगर क्या बोलते हैं राजभर की, तो ये सब लोगों के बाद ही इनके बेटे या इनके मतलब क्या बोलते हैं परिवार के ही लोग आकर के आपके राजनीति में आते हैं। जब पीडीपी के साथ आपने वो किया था अलायंस, तो पीडीपी भी तो एक परिवारवाद से है ना। बिल्कुल। पहले उनके वालिद साहब थे, फिर वो आई, अब उनकी बेटी इलेक्शन लड़ी थी, वो हार गई इल्तिजा मुफ्ती। तो परिवारवाद हो या कुछ भी हो, छोटी पार्टियों को हमेशा ये रहना चाहिए कि हम यहाँ के लोकल हैं और हमें अपने हिसाब से यहाँ का, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे काम किया होता है, वो ज़मीनी स्तर पे अपने आप को बनाते हैं। लेकिन उससे अगर देखा जाए तो अगर यूपी हो या मतलब ये जितने भी एरियाज़ हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं बिहार हो, बिहार में भी ये परिवारवाद का इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। जब नीतीश कुमार इनसे अलग हुए थे, उसके बाद इन्होंने नीतीश कुमार को कितना भ्रष्ट बताया था, कुछ भी बताया था, बहुत कुछ बताया था। लेकिन जब वो नीतीश कुमार इनके साथ गए तो वो बिल्कुल पास में बैठ करके मोदी जी बात करते हैं उनसे। हालांकि मोदी जी ही बोल रहे थे जब वो नहीं थे उनके साथ। तो जो लोकल पार्टियां होती हैं, लोकल पार्टियों को अपना वर्चस्व बरकरार रखने के लिए अपनी जो है एक वो रखनी चाहिए कि भाई इतनी सीट हैं, इतनी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। अब यूपी में 9 या 10 सीट पे इलेक्शन होने वाला है। 9 सीटों पे इलेक्शन होगा उपचुनाव। उपचुनाव में
जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अगर उनके एरिया में कोई आती है सीट तो उनको लड़ना चाहिए, उनको उस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए कि हमको ये सीट चाहिए, हम लड़ेंगे इस पे चुनाव। जिस तरह से आरएलडी जो है पिछले कई दिनों से कहे थे 2 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उसको सुनने में आ रहा है सूत्रों के हिसाब से कि एक ही सीट मिल रही है, एक ही सीट मिल रही है। इस पे भी उसको लड़ना चाहिए कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमारी जो सीटें हैं जहाँ पे हमारे लोगों ने काम किया है, पार्टी ने बिल्कुल निचले लेवल से काम किया है, उस पे काम होना चाहिए, वो सीट हमें मिलनी चाहिए। लेकिन वही है कि बीजेपी में आकर के कहीं ना कहीं आप बिल्कुल खो जाते हैं। और जिस तरह से कल की खबर है कि कल्पना सोरेन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि झारखंड में एक तरफ जो है धन बल के प्रयोग से इलेक्शन लड़ा जा रहा है, वो जीतना चाहते हैं, और एक तरफ हम ऐसे लोग हैं जो हम लोग यहाँ की आवाम जो है उसके साथ मिलजुल के उसका भला करके हम इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और हम जीतना चाह रहे हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से हमारा साथ देते हैं, या फिर अगर वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी जो है काफ़ी समय से वहाँ पे काफ़ी एक्टिव है झारखंड में। और झारखंड में कहीं ना कहीं इस वक्त जो हालात हैं, अब ये भी समझ में सुनने में आ रहा है कि चंपई सोरेन के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी हो गई हैं कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनकी सीट भी अभी जो है डिक्लेयर नहीं की जा रही बीजेपी की तरफ से। जब से बीजेपी में गए चंपई सोरेन तब से नज़र भी नहीं आए हैं, बीच में वो बीमार हो गए थे और वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ जो हैं उनको काफ़ी एक्टिव होना पड़ता है। बीजेपी कहीं भी जा रही है, कांग्रेस, अब देखिए अब कांग्रेस वहाँ पे जेएमएम के साथ है, हेमंत सोरेन के साथ है वो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से बयान आ चुके हैं कि वहाँ पे हम इतनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, वहाँ पे जेडीयू भी जाएगी, जेडीयू बीजेपी ये सब मिल करके वहाँ चुनाव लड़ेंगे 69 सीट्स पे, शायद वहाँ पे 80-81 विधानसभा सीटें हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो बीजेपी की तरफ से कोई नहीं बोलता, लेकिन वहीं अगर कोई अपोजिशन पार्टी होती है उसमें बोला जाता है। वहीं अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में अब नायब सिंह सैनी आज शपथ ले लेंगे, लेकिन इस शपथ लेने के समय, इसमें समय कितना लगा, क्या बोलते 8 तारीख को नतीजे आए थे, ठीक है, 8 से आज 17 तारीख हो गई है। उनका कल जा करके सीएम डिक्लेयर किया गया है, वहाँ के जो एमएलए थे उन्होंने अपना नेता चुना है, वो भी जब देश के गृह मंत्री वहाँ पे गए हैं उसके बाद ये फैसला हुआ है। उससे पहले कोई मानने को राजी नहीं था, चाहे राव इंद्रजीत हों चाहे वो अनिल विज हों, कोई मानने को राजी नहीं था। तो बीजेपी में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन बीजेपी में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बीजेपी इंटरनल ही चीज़ों को जो है वो सुलझा लेती है। ये फिर मतलब जो कांग्रेस है इसकी चीज़ें बहुत जल्दी बाहर आ जाती हैं, और इसकी चीज़ें बाहर आने में भी कांग्रेस के लीडर कम अपोजिशन का बहुत योगदान होता है कि अपोजिशन कहीं भी हो वो ऐसी चीज़ें ढूंढते रहते हैं। जिस तरह से यहाँ कोंडा सुरेखा का मामला है, कोंडा सुरेखा के मामले को इतनी ज़्यादा वो दे दी गई है कि कोंडा सुरेखा के लिए आगे इलेक्शन लड़ने में कहीं मुश्किल ना पैदा हो जाए। लेकिन यासिर उनके ही नेता उनके खिलाफ मुखालिफत कर रहे हैं, जैसा कि आपने बोला कि भाजपा जो है अंदर ही अंदर मामले के सुलझा लेती है। अगर कांग्रेस चाहे तो कांग्रेस भी सुलझा सकती है ऐसे ही मामलों को, जैसे कि भाजपा सुलझाती है। अगर भाजपा के लिए, जैसा कि कांग्रेस जो है भाजपा पर हमलावर रहती है या भाजपा कांग्रेस पर हमलावर रहती है, जैसा कि आपने बोला कि उनके जो इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं भाजपा निकाल के लेके आती है, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं निकाल के लेके आती है, लेकिन उनके जो नेता हैं आपस में सुलझा लेते हैं। यहाँ नहीं सुलझा जाता है यहाँ पे जो है हर एक इंसान को, जैसा बीजेपी कहती है वो कहीं ना कहीं सही भी है कि हर एक को जो है अपना चेयर चाहिए, वो कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, बस उनको कुर्सी की भूख है। जी। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।